वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 398 है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 20 जून 2020। क्वेश्चन नंबर 1, चर्चा में रहा या रही उमिफेनोविर किससे संबंधित है? विषाणु जनित रोग है, रोग निरोधक औषधि है, विशालकाय डायनासोर का जीवाश्म है, या फिर रक्त तप्त उल्का पिंड है? क्या है उमिफेनोविर? तो उमिफेनोविर एक रोग निरोधक औषधि है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, उमिफेनोविर औषधि मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने के द्वारा कार्य करती है ये। और इस औषधि की रोग निरोधक क्षमता जो है वो अधिक है, इसलिए भी करेक्ट हो गया। ये जो औषधि है उमिफेनोविर मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के इलाज में काम आती है और चीन और रूस में उपलब्ध है। और यह औषधि अन्य किसी देश में उपलब्ध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केवल रूस और चीन में उपलब्ध है, अन्य किसी देश में उपलब्ध नहीं है। इन्फ्लुएंजा के इलाज में काम आती है और हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए इसके संभावित उपयोग के कारण प्रमुखता में आई है, ये चर्चा में रही है। इम्पोर्टेंट है उमिफेनोविर। जिस तरह से थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसी तरह से उमिफेनोविर। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इंडिया में मलेरिया के इलाज में, ये इन्फ्लुएंजा के इलाज में, केवल चीन में और रूस में, अन्य किसी देश में नहीं। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन समूहों या संगठनों में भारत और चीन दोनों देश शामिल हैं? हाल ही में इंडिया चाइना के बीच सीमा विवाद बढ़ रहा है, आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ में है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा भी जा सकता है। संघाई सहयोग संगठन, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एशिया यूरोप बैठक, इनमें से कौन कौन से समूहों या संगठनों में भारत और चीन दोनों देश शामिल हैं? देखिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ में दोनों शामिल हैं, चीन भी है भारत भी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी चीन भी है भारत भी है। एशिया यूरोप बैठक में चाइना भी है भारत भी है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में चीन तो है लेकिन इंडिया भी था, लेकिन इंडिया ने रिज़ाइन दे दिया है, तो ये नहीं होगा। 1, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों में भारत है, चीन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल है। बात करें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की, इसके सदस्यों की, तो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और अमेरिका शामिल हैं। और इसमें रूस जो है वो शामिल नहीं है। एशिया यूरोप बैठक की बात करें तो भारत, चीन, रूस सहित 50 से अधिक देश इसमें शामिल हैं। बात करें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की, तो इसमें आसियान सहित 5 अन्य देश वो हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। भारत ने नवंबर 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से रिज़ाइन दे दिया, बाहर हो गया वो। तो आसियान सहित इसमें 5 अन्य देश हैं, यानी टोटल 15 हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में। भारत इसमें शामिल नहीं है। 2019 में इसने रिज़ाइन दे दिया, यानी अक्टूबर 2019 तक था, लेकिन नवंबर 2019 में इसने रिज़ाइन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व आर्थिक मंच, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखिए, एशियन डेवलपमेंट की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक को एलिमिनेट कर दीजिए, विश्व आर्थिक मंच को एलिमिनेट कर दीजिए। मिलता जुलता उत्तर या तो बी होगा या डी होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होता है तो इनमें से ही होगा फिर। लेकिन ज़्यादा संभावना जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई विकास आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें एशिया के अधिकांश देशों का आर्थिक विश्लेषण और संबंधित पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है। बात करें एडीबी की, तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एडीबी की
1966 में 31 सदस्य देशों के साथ हुई थी, लेकिन वर्तमान में एडीबी में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 68 हो गई है, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इन नेताओं पर विचार करना है। अरविंद घोष, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव। उपर्युक्त नेताओं में से कौन से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में शामिल थे? देखिए, हर प्रश्न रिलेट करता है करंट से, चाहे वो किसी भी वजह से रिलेट कर रहा हो। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित इन नेताओं के संदर्भ में आपको विचार करना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से शामिल थे, देखिए, जयप्रकाश नारायण तो थे, मीनू मसानी भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे, लेकिन नहीं थे अरविंद घोष। तो अरविंद घोष को एलिमिनेट करिए। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। तो मार्क्सवाद, साम्यवाद और सोवियत संघ से प्रभावित ये नेता सीपीआई की प्रचलित राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं थे, अतः इन्होंने एक विकल्प के निर्माण का प्रयास किया। इन्होंने एकजुट होकर अक्टूबर 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के नेतृत्व में बॉम्बे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो अरविंद घोष इसके संस्थापकों में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है दुआर। दुआर पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय के बागान रोपण के लिए किया जाता है। यह पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी से लेकर असम में धनसिरी तक फैले हैं। यह कौन? दुआर जलोढ़ मैदान। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, हर प्रश्न रिलेट करता है करंट अफेयर से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो, जलवायु परिवर्तन के कारण हो। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान को दुआर कहा जाता है और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय के बागान रोपण के लिए किया जाता है। करेक्ट है सेकंड वाला स्टेटमेंट। अब चूंकि पहला दूसरा करेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता और ना ही ये हो सकता है, या तो उत्तर ये होगा या ये होगा। यह पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी से लेकर असम में धनसिरी नदी तक फैले हैं। क्या तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल में बहती है? देखिए, बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। तीसरा भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तो डी है इसका उत्तर। तो दुआर पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान हैं, जो हिमालय की बाहरी तलछटी के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी से लेकर असम में धनसिरी नदी तक लगभग 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय के बागान रोपण में किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दून स्थलाकृतियों से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, वो दुआर स्थलाकृतियाँ, यह है दून स्थलाकृतियाँ। तो दून पश्चिमी हिमालय और हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं। फिर से सुन लीजिए, जो दून है वो पश्चिम हिमालय और हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं। ये भारत के 2 मुख्य नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित हैं। उन 2 मुख्य नदी तंत्रों के नाम हैं सिंधु और गंगा। देखिए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। दून जो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के पश्चिम में रावी से लेकर पूरब में काली नदी के मध्य तक विस्तृत है। ये भारत के 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु नदी और गंगा नदी द्वारा अपवाहित है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इस क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं। दून जो है वो पश्चिमी हिमालय और हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं, जैसे देहरादून, चंडीगढ़ कालका दून, जम्मू दून, पठानकोट दून और नालागढ़ दून, कोटा दून और हरिके दून। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है सुगौली की संधि बहुत चर्चा में आजकल ये। सुगौली की संधि के तहत, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में, सीधे सीधे पूछा जा सकता है।
सुगौली की संधि के तहत काली नदी के पूर्व में अवस्थित सभी क्षेत्र जिनमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग है। भारत इस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का हिस्सा मानता है। उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है? इस प्रश्न पर या इससे रिलेटेड प्रश्नों पर आए दिन चर्चा होती रहती है, इंपॉर्टेंट है। पहला वाला करेक्ट है, सुगौली की संधि 1816 में हुई। ये संधि कहती है कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख नेपाल का अभिन्न अंग है और काली नदी के पूर्व में अवस्थित जो क्षेत्र है। अब भारत इस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का हिस्सा नहीं मानता, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है। तो गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट केवल पहला करेक्ट है। तो देखिए कथन 1 और 2, कथन 1 सही है किंतु 2 सही नहीं है। मुद्दा क्या है, क्यों पूछा गया प्रश्न? हाल ही में देखिए भारत के विरोध के बावजूद, भारत ने अभी तक इतना विरोध किया, उसके बावजूद भी भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राष्ट्रपति, नाम क्या उनका, विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के नए मानचित्र को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति की इस स्वीकृति, अभी जो इन्होंने स्वीकृति दी है विद्या देवी भंडारी ने, इसके बाद हुआ क्या है, नेपाल का जो नया मानचित्र है अब नेपाल के संविधान का हिस्सा बन गया है, जिसका विरोध कर रहा था इंडिया। कुछ समय पहले नेपाल की संसद के उच्च सदन और निम्न सदन ने नेपाल के विवादास्पद मानचित्र को अपनी मंजूरी दी थी, जिसमें उसने किया क्या था, उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया था, जिसकी इंडिया ने इसका विरोध किया था कि यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा है। लेकिन अब इसी चीज़ को जो इसने अपने नक्शे पर डाला था, उसको आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति ने, तो ये बन गया है वहाँ का संविधान का हिस्सा। अब देखिए नेपाल के अनुसार सिंगौली की संधि 1816 के तहत काली नदी के पूर्व में अवस्थित जो सभी क्षेत्र हैं जिनमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग है और भारत इस क्षेत्र को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मानता है, न कि हिमाचल के किन्नौर का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोयला उत्पादन लगभग 700 से 800 मिलियन टन है। भारत लगभग 150 से 200 मिलियन टन कोयले का आयात करता है। वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में CIL की भागीदारी लगभग 82% है। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी जो है वो 82% है कोयला के उत्पादन में। भारत कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में विश्व में चौथे पायदान पर है। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोयला उत्पादन या भारत में वर्तमान में कितना चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन, इनको याद रखिए, कम से कम एग्जैक्ट लमसम तो याद ही रखिए। तो बिल्कुल पहला वाला करेक्ट है, 700 से 800 मिलियन टन जो है भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोयले का उत्पादन होता है। इतना उत्पादन करने के बाद भी भारत जो है 150 से 200 मिलियन टन कोयले का आयात करता है दूसरे देशों से। वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी बिल्कुल 82% है। लेकिन डी गलत है, क्योंकि वर्तमान में कोयला रिजर्व की उपलब्धता के मामले में, कोयला भंडारण की उपलब्धता के मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है, चौथे स्थान पर नहीं है। अब हमको करेक्ट बताना है, तो 4 तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ 4 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो कथन 4 असत्य, क्योंकि भारत कोयला भंडार की उपलब्धता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है, चौथे स्थान पर नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत को कोयले का आयात करना पड़ता है। वर्तमान में भारत में प्रतिवर्ष स्थानीय कोयला उत्पादन है लगभग 700 से 800 मिलियन टन, जबकि प्रतिवर्ष औसतन लगभग 150 से 200 मिलियन टन भारत कोयले का आयात करता है। वर्ष 1973 में भारत में कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना की गई थी और वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की भागीदारी लगभग 82% है। तो कोयला रिजर्व के मामले में भारत, याद रखिएगा, 5वें स्थान पर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और वर्तमान में कितना उत्पादन करता है भारत, 700 से 800 मिलियन टन, और बाहर से कितना लेता है, 150 से 200 मिलियन टन। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है?
पीएम स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? सिडबी है। कौन सी है? सिडबी। तो देखिए, हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि के लिए सिडबी को एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करना है। तो कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी होगी? पीएम स्वनिधि या फिर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए सिडबी। समझौते के अनुसार सिडबी पीएम स्वनिधि को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में लागू करेगा। अब देखिए, कुछ समय पहले, आपको याद हो, इस पर चर्चा हुई है हमारी, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि की शुरुआत छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु की गई थी, जिसमें वो इस योजना का लाभ उठाते हुए 10,000 रुपये तक के ऋण ले सकते हैं। 10,000 रुपये तक का जो है वो ऋण ले सकते हैं, ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। देखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 फरवरी 1951 को किया गया था। काफ़ी साल हो गए हैं फिर तो इसको। इसका उद्देश्य देश में औषधि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मजबूत करना तथा आगे बढ़ाना है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान से रिलेटेड, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इनकरेक्ट तो कोई है नहीं, तो इसका हम आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं, गलत कोई इनमें है नहीं। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है, जिसका उद्देश्य देश में औषधि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र को मजबूत करना और आगे बढ़ाना है। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 फरवरी 1951 को किया गया था। तो देखिए, ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।